So hi guys and welcome to our today's video in which we're going to discuss our chapter number 7, which is conservation of animals and plants. So this is a really very short and interesting chapter and ये बहुत ज़्यादा easy भी है. So now let us start reading it. तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाउना. तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है कि आप मतलब अपने आसपास काफ़ी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को तो देखते ही हो, ठीक है. तो यही जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं एंड उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा. तो इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो बायोलॉजिकल रिचनेस होती है इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम क्या है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है. जो बायोलॉजिकल रिचनेस होती है इकोसिस्टम की उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी, और आप ये भी बोल सकते हो कि कितने टाइप्स के प्लांट्स या फिर एनिमल्स एक जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है. Some countries such as India have a rich biodiversity ranging from tropical rainforest to desert type of vegetation. कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, बहुत रिच होती है बायोडाइवर्सिटी में. मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी नेचर से रिलेटेड मिल सकता है. फॉर एग्जांपल आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके डेजर्ट्स तक मिल जाएंगे, ठीक है. देन वेजिटेशन जो होती है स्कैंटी टाइप की वेजिटेशन, डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन से लेके आपको अल्पाइन वेजिटेशन तक मिल जाएगी. देन आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट से लेके रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में हमारी कंट्री. देन मैनी वराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फाउना कैन बी फाउंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, ठीक है. फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है? फ्लोरा होता है जो एक प्लेस की प्लांट वेजिटेशन होती है, ठीक है. मतलब एक जगह पे कितनी प्लांटेशन हुई हुई है. फाउना क्या होता है? जो वाइल्ड लाइफ होती है एक जगह की, ठीक है. मतलब काफ़ी सारे वैरायटीज़ के हमें फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे देखने को मिलते हैं. काफ़ी सारे वैरायटीज़ के हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी होते हैं. सो रेन फॉरेस्ट है द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन सी फॉरेस्ट में पाई जाती है? रेन फॉरेस्ट में, ठीक है. एंड एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, और अच्छा इकोसिस्टम की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई कि इकोसिस्टम क्या होता है. वहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं एंड उनका जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिर नेचुरल कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट के होते हैं, जैसे आप लोग बोल सकते हो वेदर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है. ये हो गया आपके इकोसिस्टम की डेफिनेशन. देन दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैन फाउंड इन द बैकयार्ड ऑफ अ हाउस और इन एन एरिया एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट. की इकोसिस्टम आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, कभी भी देखने को मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अपने घर के बैकयार्ड में जाओ तभी भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा. देन फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ओके, सो हेयर इज़ अ एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी पड़ेगी. इसको आपको इसमें एक्टिविटी में आपको क्या करना है एक बार देख लो. इसमें आपको ये करना है कि एक कोई भी आपको एरिया चूज़ करना है, ठीक है, एंड इंटरनेट की मदद से उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. बायोडाइवर्सिटी से मतलब कि उसकी प्लांटेशन, मतलब उसकी वेजिटेशन कैसी है, ठीक है, वहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब. तो ये आपके टीचर आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे. देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. सो रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम. कि अगर कोई भी प्लेस बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा, मतलब किसी भी प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, हमें उतना ही ज़्यादा उस प्लेस से फ़ायदा होगा, ठीक है. अभी द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ रीजन आर बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड इन सेवरल वेज. कि फ्लोरा एंड फाउना होते हैं जो एक किसी भी प्लेस के, किसी भी रीजन के, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड को, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हम इंसानों को बहुत सारे वेज में, ठीक है. दे सप्लाई अस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. कि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जो हमारे देश के इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं एंड अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, टिम्बर हो गया, गम हो गया, रेजिन, लेटेक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा. देन अभी हम यहाँ पे भी वही पढ़ने वाले हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, या फिर बायोडाइवर्सिटी हमें क्यों चाहिए. वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू अस.
So our first point is that trees provide economically useful products such as wood, timber, gums, resins, latex and medicines. कि trees हमें ऐसे प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं जो हमारे देश की या फिर हमारे स्टेट की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक एज वुड, टिम्बर, गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स एंड मेडिसिन्स. देन जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंटी मलेरियल ड्रग, मतलब जो मलेरिया के ख़िलाफ़ इफ़ेक्ट करती है ऐसी दवाई, वो हमें कहाँ से मिलती है? क्विनाइन से मिलती है. सॉरी, क्विनाइन उस ड्रग का नाम है, क्विनाइन उस दवाई का नाम है, एंड वो हमें कहाँ से मिलती है? bark of Cinchona tree. ठीक है. Then one more example is that the rosy periwinkle of Madagascar and the Pacific yew tree are some of the different sources of anti-cancer drug. तो ये जो हमने दो प्लांट्स पढ़े कि the rosy of periwinkle of Madagascar मतलब ये मेडागास्कर में पाई जाती है, एंड जो Pacific yew tree है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दवाइयाँ जो हैं वो कैंसर के खिलाफ इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू अनन्यूमरेबल एनिमल स्पीशीज़, रेगुलेट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. के ट्रीज़ जो हैं मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे एनिमल स्पीशीज़ को, और जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल होता है कि ऑक्सीजन ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको भी ये बैलेंस करके रखते हैं. ठीक है, ट्रीज़. देन दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ना ज़्यादा हो जाए इसका भी ट्रीज़ ध्यान रखते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन आवर एटमॉस्फेयर. देन वो फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं. ठीक है. फ्लड्स बाढ़ वगैरह को रोकते हैं. सॉइल इरोजन हमने पढ़ा था कि जो अपर लेयर होती है अर्थ की सॉइल, उसको वियर अवे होने से रोकते हैं. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेरियस स्पीशीज को एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम एंड आर इंट्रिकेटली इंटरडिपेंडेंट, कि कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ है जो एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है. ठीक है. कि अगर एक भी स्पीशीज़ अगर डिसअपियर हो गई तो दूसरी स्पीशीज़ बिल्कुल भी नहीं बचेगी. ठीक है. अभी रिमूवल ऑफ वन स्पीशीज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट वुड ड्रास्टिकली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर. यहाँ पे वही लिखा गया है कि अगर एक स्पीशीज़ रिमूव हो गई तो दूसरी स्पीशीज़ पर भी उसका उतना ही अफेक्ट पड़ेगा. देन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अभी आपने मतलब ये तो सुना ही होगा कि मतलब पढ़ा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो पॉलिनेट मतलब ट्रांसपोज कर दिए जाते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा टू फार अवे प्लेसेस. ठीक है. मतलब जो फ्लावर्स के सीड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड वो गिरा देते हैं. ये हमने आई थिंक 6th क्लास में पढ़ा था, 6th आई थिंक 7th. ठीक है. उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पॉलिनेट कर देते हैं फ्लावर्स के सीड्स को. एंड अभी मानो अगर पॉलिनेटर्स ही ना हो, ठीक है, अगर पॉलिनेटर्स का मतलब पॉलिनेटर्स बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं तो फ्लावर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, फ्लावर्स एंड प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे. बिकॉज देखो, आप इमेजिन करो कि अगर कोई सीड्स को मतलब ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा तो एक ही जगह पे कितने सारे प्लांट्स उगी जाएंगे एंड उनका सर्वाइव करना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा. तो इसी के लिए अगर एक भी स्पीशीज़, ऐसे जो भी स्पीशीज़ होती है जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, अगर एक भी स्पीशीज़ का नामो निशान मिल गया तो दूसरे के साथ भी वही होगा. ऑल्सो इफ दीज प्लांट्स वैनिश द पॉलिनेटर वुड ईदर हैव टू लुक फॉर. हाँ, अभी एक और क्या एग्जांपल ले सकते हो? इसी का एक अल्टरनेट एग्जांपल ले लो कि अगर आप इसको उल्टा कर दो कि प्लांट्स ही वैनिश हो जाए. ठीक है. तो पॉलिनेटर्स मतलब नेक्टर कहाँ से लेंगे? ठीक है. बीज नेक्टर कहाँ से लेंगे? तो इसीलिए वो भी वैनिश हो जाएंगे. ठीक है. So our next topic is threat to biodiversity. कि the flora and fauna all over the world are facing certain challenges for their survival. कि पूरी दुनिया का जो फ्लोरा एंड फाउना है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है. काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें. अभी द मेजर थ्रेट टू द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इज़ डिफॉरेस्टेशन. के जो एक मतलब मेजर थ्रेट मतलब जो एक कॉमन थ्रेट है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज़ का जो काटा जाना है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है टू फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ प्लेस.
देन लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी। अभी हम कुछ मेजर थ्रेट्स को पढ़ने वाले हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है अभी तक की क्लासेस में। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ट्रीज़ को काटा जाना ऑन अ लार्ज स्केल टू मेक प्रोविजन मतलब लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड्स, देन बिल्डिंग हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, एंड देन मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए, वुड वगैरह ऑब्टेन करने के लिए, टिम्बर वगैरह ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन की एग्जांपल मतलब डेफिनेशन हो गई है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देन वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अचीव्ड फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर माइनिंग। के लैंड जो हमें मिलता है डिफॉरेस्टेशन करने से, उसको माइनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन ओवरग्रेजिंग देखिए क्या होता है, अभी शीप हर्डिंग वगैरह होती है ना, शीप्स को चराते वगैरह है, तो जब भी शीप ग्रास खाती है तो वो इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा खा लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। ठीक है, कि जब भी वो घास खा रही है तो सिर्फ वो घास ही नहीं खा रही है, वो साथ में जो यंग ट्री सैपलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको भी खा रही है, इससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। देन अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या अफेक्ट्स होंगे हमारे इन्वायरमेंट पे। अब फर्स्ट पॉइंट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़। तो जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं या फ्लड्स होते हैं, जन सुनामीज वगैरह होती हैं, वो बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। Then our second point is soil erosion. So in the absence of trees and grass cover, the upper layer of soil is exposed to sun's heat. कि अगर ट्रीज़ और ग्रास नहीं होंगे तो क्या होगा, जो सॉइल होगी, जो अपर लेयर होगी हमारे अर्थ की, वो सन की हीट से एक्सपोज हो जाएगी, एंड इसी का रिजल्ट क्या आएगा, जो मॉइस्चर होगा सॉइल में वो ड्राई अप हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा जल्दी, एंड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इवापोरेट हो जाएंगे, एंड जो बैक्टीरिया है जो चीज़ों को डिकम्पोज करता है उसको भी अफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, एंड द रेन वॉशेज अवे द सॉइल एंड कॉजेज इरोशन। और इससे क्या होगा, अभी देखो बिल्कुल ही मतलब कवरिंग नहीं है सॉइल की, तो क्या होगा, जब भी बारिश आएगी तो सॉइल इरोशन होगी। ठीक है, सॉइल वॉश अवे हो जाएगी फ्रॉम द रेन। then this makes the land infertile as humus gets removed and the hard rocky surface gets exposed। तो इससे क्या होगा, अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ हार्ड रॉकी सरफेस बच जाएगा अर्थ का। ठीक है, एंड इसीलिए डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब हर जगह रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, एंड कोई भी लैंड सूटेबल ही नहीं बचेगा वेजिटेशन के लिए या फिर प्लांट ग्रोथ के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर साइकिल। कि जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का वो एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली हमें पता है, वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करता है, एंड जो वाटर टेबल है, जो लेवल है वाटर का, ठीक है, हमारे अर्थ पे जो लेवल है वाटर का उसको भी अफेक्ट करता है, एंड उनको ड्राई होने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। के जो काफ़ी सारे स्पीशीज़ होते हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं और सम एंडेंजर्ड हो चुके हैं। एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल ही ऐसे पीक पे आ चुके हैं एक्सटेंट होने के, ड्यू टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर विच इज़ नेचुरल होम ऑफ फॉरेस्ट स्पीशीज़। क्योंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक्सटेंट ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, जो इलीगल हंटिंग होती है या फिर पोचिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, वो भी एक बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। इलीगल हंटिंग मतलब जो शिकार किए जाते हैं एनिमल्स के, देन पोचिंग उनके मतलब कोई भी फर वगैरह के लिए, ठीक है, स्किन वगैरह के लिए उनको हंट किया जाता है। ये भी क्या मतलब एक प्लेस की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है, हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है। एनिमल्स आर इलीगली हंटेड फॉर देयर स्किन। इलीगल, अभी इलीगल का मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, वो एनिमल्स की हंटिंग को अलाउ नहीं करती है, वो किसी भी मासूम की जान लेने को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, एनिमल्स को मतलब इलीगली हंट किया जा रहा है, उनकी स्किन के लिए, उनका शिकार किया जा रहा है, उनके फर के लिए, उसकी स्किन के लिए, बोन के लिए या फिर उनकी टस्क के लिए, जो क्या कॉज करती है, द इंडेंजरमेंट ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, कि स्पीशीज़ को एक्सटेंट होने पे मजबूर कर देती है और इट टेक्स देम टू द पीक ऑफ एक्सटेंशन। देन देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ इंडेंजरमेंट। कि अभी इंडेंजरमेंट के भी काफ़ी सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ थ्रेटन्ड, द नेक्स्ट वन इज़ एंडेंजर्ड, द नेक्स्ट वन इज़ वल्नरेबल, एंड फाइनली एक्सटेंट।
So now we will study about all of these in detail. So our first topic is threatened species. Threatened species क्या होती हैं? वो animals होते हैं that face serious problems and may become endangered if their problems are not attended. जिनको मतलब challenges face करने पड़ रहे हैं and अगर मतलब इनके सहयोग में कुछ कदम नहीं बढ़ाए गए तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगी. तो एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड में देखिए क्या फ़र्क है. एंडेंजर्ड होते हैं कि बिल्कुल ही पीक ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होना. बट थ्रेटन्ड स्पीशीज़ मतलब कि अभी वो एंडेंजर्ड नहीं हुई हैं बट वो हो जाएंगी अगर उनके बचाव के लिए कुछ स्टेप्स ना लिए गए. द हाउस स्पैरो हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द IUCN. IUCN का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. के नेचर को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? इंक्लूड किया है हाउस स्पैरो को इन द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स. ठीक है, थ्रेटेंड एनिमल्स की लिस्ट में उनको इंक्लूड कर दिया गया है. एंड द बर्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन लार्जली अफेक्टेड बाय द मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, जो मतलब बर्ड की पॉपुलेशन होती है, जो भी बर्ड्स वगैरह हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुंच रहा है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से. फॉर एग्जांपल द इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टावर्स. अभी मतलब ये तो हम सबको पता है कि बर्ड्स क्या खाते हैं. ऑब्वियसली वो प्लांट्स को खाते हैं. तो अभी हम पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, ठीक है, देन फर्टिलाइजर्स वगैरह स्प्रे करते हैं, तो वो उनके लिए मतलब एक जहर का काम करते हैं. ठीक है, वो उन्हीं प्लांट्स को खाते हैं एंड इसी की वजह से उनकी स्पीशीज़ को एंडेंजरमेंट फेस करना पड़ रहा है. देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट इन द नियर फ्यूचर. कि जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो मतलब उनका भी समय दूर नहीं है. ठीक है, कि वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे फ्यूचर आते आते. ठीक है, थोड़े से टाइम में वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे. वल्नरेबल स्पीशीज आर लाइकली टू बिकम endangered unless their survival and reproduction rates in India are improved. ठीक है, वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? कि वो मतलब एंडेंजर्ड हो जाएंगी अगर उनके सर्वाइवल के लिए मतलब स्टेप्स नहीं लिए गए एंड उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको इम्प्रूव नहीं किया गया. एंड इन इंडिया सम एनिमल्स ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर एशियाटिक लायन, लायन टेल्ड मकैक, रेड पैंडा, गंगास रिवर डॉल्फिन, वालहून राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड एंड पिंक हेडेड डक. के कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो मतलब एक्सटेंट होने के कगार पे हैं? वो है एशियाटिक लायन, देन लायन टेल्ड मकैक, रेड पैंडा हो गया, ठीक है, गंगास रिवर डॉल्फिन हो गया, देन वन हैंड राइनोसोरस हो गया. ये सब क्या है? मतलब एक्सटेंट होने की कगार पे हैं बिल्कुल. दे आर एट द पीक ऑफ एक्सटेंशन. देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ फुल स्टॉप. मतलब वो अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं. ठीक है ही नहीं. एक्सटेंट स्पीशीज़ आर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट ऑफ आवर प्लानट. के जो एक्सटेंट स्पीशीज़ होती हैं वो प्लानट पे, हमारे अर्थ पे कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी. ठीक है, मतलब वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी हैं. ठीक है, मतलब वो भी कभी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में थी बट अब वो भी वाइप आउट हो चुके हैं हमारे प्लानट से. ठीक है, अभी इन स्पीशीज़ में कौन से आ जाते हैं एनिमल्स? क्वागा हो गया, ये भी एक ज़ीब्रा की टाइप होती है. ठीक है, डोडो हो गया, टस्मानियन वुल्फ हो गया. ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस. तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में. तो जो चेंजेस होते हैं हमारे क्लाइमेट में वो भी एक प्लेस की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ता है एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तब क्या हो रहा है? जो हमारे पोलर के आइस कैप्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी आइस होती है पोलर रीजन्स में, वो मेल्ट हो रही है. सो एज अ रिजल्ट द सी लेवल इज़ इंक्रीजिंग स्लोली. अभी देखो आइस मेल्ट हो रही है. ठीक है, तो ये जो आइस मेल्ट होके जो पानी बना है वो कहाँ पे जाएगी? ऑब्वियसली वो रिवर्स में जाएगी. ठीक है, ओशंस में जाएगी, सीज में जाएगी. तो इसीलिए जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड इसीलिए जो बैलेंस है इकोसिस्टम का वो अफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल द पोलर बियर विच डिपेंड्स ऑन स्नो एंड आइस इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन इट्स ओन होमलैंड. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप ले लो कि पोलर बेयर. ठीक है, पोलर बेयर को मतलब अपने ही हैबिटेट में रहने में मुश्किल हो रही है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर रीजन्स की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है. ठीक है, एंड गर्मी बढ़ रही है तो उनको अपने ही हैबिटेट में रहने में मुश्किलें आ रही हैं एंड उनकी जो बॉडी है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर रहने में बनी ही नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे एक वंडर बॉक्स लिखा हुआ है कि जो हाउस स्पैरो है वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली. स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली मतलब बिकॉज हाउस स्पैरो जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं.
इन द ईयर 2012, ठीक है, 2012 में स्टेट बोर्ड ऑफ दिल्ली हाउस स्पैरो को ये डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20th मार्च को। या आई थिंक आपको जीके क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो 20th मार्च। और रन थ्रू आप पढ़ सकते हो अगर आपको एक बार रिकैप लेना होगा। आई थिंक आवर वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग। अच्छा, ब्लैंक्स कर लेते हैं। दैट इज़ द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी एक बायोलॉजिकल जो रिचनेस होती है इकोसिस्टम की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर ऑब्वियसली हम सबको पता है, इसका आंसर आएगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है एक किसी भी प्लेस की रिच, ठीक है, इकोसिस्टम की रिचनेस को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्विनाइन एंड एंटी मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। कि क्विनाइन को हम कहाँ से, मतलब क्विनाइन कहाँ से आता है? तो ये आता है किनकोहना ट्री की बार्क से, ठीक है। स्पेलिंग आप पीछे देख लेना। देन नेक्स्ट वन इज एशियाटिक लॉयन एंड रेड पांडा आर द एग्जांपल्स ऑफ। कि एशियाटिक लॉयन एंड रेड पांडा किसके एग्जांपल्स हैं? ये हमने पढ़ा था, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। देन क्वागा एंड टस्मेनियन वुल्फ आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? मतलब जो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के ये एग्जांपल्स हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द डैश हैज बीन इंक्लूडेड इन IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स। तो इसका आंसर आएगा हाउस स्पैरो, ठीक है। मतलब हाउस स्पैरो को इंक्लूड कर दिया गया है IUCN की लिस्ट में ऑफ थ्रेटन्ड animals. So we will read the rest of the chapter in the next video because this video is quite long. I will meet you in the next video. Bye bye.